नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक दिन पूर्व ग्राम के विकास को लेकर हुए कार्यों की शिकायत के बाद जांच को पहुंची टीम के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात मुक्के चले और भगदड़ की स्थिति हो गई। किसी तरह अधिकारी वहां से पल्ला झाड़ के निकल गए। इस पर सीडीओ के निर्देश पर वीडियो जांच करने पहुंचे थे। बहरहाल घटना के समय हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने मामले में संजय की तहरीर पर SC/ST एक्ट लामबंद होकर मारपीट, गाली गलौज, धमकी की धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि सकरी तहसील के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुए विकास कार्यों की जांच को लेकर सोमवार को खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ के नेतृत्व में टीम पहुंची। इस दौरान मारपीट हो गई। सूचना पर जीनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से 3 लोगों को थाने लाकर बैठा लिया, जिसमें प्रधान पुत्र भी शामिल थे, जिसे लेकर प्रधान संघ लामबंद हो गया और प्रत्यक्ष सौंप कार्रवाई की मांग की। पूर्व प्रधान अरविंद सिंह के कार्यालय में हुए विकास कार्यों की जांच को लेकर सीडीओ को शिकायती पत्रक दिया गया। सीडीओ के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी संतोष यादव, एडीओ पंचायत राम आशीष सिंह, जेई धर्मेंद्र राम सोमवार की शाम 3 बजे गांव में पहुंचकर पंचायत भवन व इंटरलॉकिंग कार्य की जांच कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर जीनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रधान पुत्र संजय के अलावा दूसरे पक्ष ओम प्रकाश व रामाश्रय को थाने लाकर बिठा दिया। प्रधान पुत्र को थाने पर बैठाए जाने की जानकारी होते ही प्रधान संघ के लोग मौके पर जुट गए और जांच पर कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना के समय हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि मामले में संजय की तहरीर पर SC/ST एक्ट लामबंद होकर मारपीट, गाली गलौज, धमकी की धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। हमारे एक प्रधान साथी हैं ग्राम पंचायत रसूलपुर के। अब वहाँ पे BDO साहब और ADO पंचायत साहब किसी कार्य की जाँच करने के लिए उस गाँव में गए। तो वहाँ जाने के बाद प्रधान अपना जो संबंधित अधिकारी जांच पर गए थे, जांच के लिए उनकी मदद कर रहा था, जांच को कार्य को दिखाने जा रहा था। तब तक कुछ गांव के मनबड़ किस्म के लोग हर काम को रुकावट करने के लिए, विकास कार्यों को रोकने के लिए, विकास कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं। वो जाके प्रधान साथी पर हमला करने लगे, उनको अभद्र गालियां देने लगे, जात सूचक शब्द का कि तुम फला जात की हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। उसको उसके साथ मारपीट करने लगे, उसको जान से मारने की धमकी देने लगे। तो हम सभी प्रधान साथी इस जिला जीनपुर कोतवाली पर आए हैं और एक ज्ञापन दिया। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने कोतवाल महोदय को अवगत कराया है कि जो प्रधान साथी के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ उस कार्य की जांच की जाए और जो उनके साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। नहीं तो हम इसके बाद आगे भी बढ़कर अपने प्रधान साथियों के साथ आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं निजामाबाद तहसील में लेखपाल हूँ। मेरी माताजी इसमें वर्तमान रसूलपुर की ग्राम प्रधान है और मेरा भाई जो है वहाँ पे गया हुआ था, कोई जांच और चल रही थी वहाँ पे। तो कौन अधिकारी कौन आए थे आज? ADO पंचायत वगैरह आए थे वहाँ पे लोग जांच करने के लिए। तो मेरा भाई वहाँ पे BDO साहब आए थे। तो मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे नहीं था वर्तमान में, मैं घर पे था। तो मेरा भाई वहाँ पे गया हुआ था और उन कुछ पहले से रणनीति थी मारने पीटने की उन लोगों की, और उन लोगों ने उसको मारा पीटा भी वहाँ पे। फिर बाद में मुझे पता चला था कि मेरा भाई वहाँ पे घेरा गया है मारने के लिए। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मौके पहुँचा था वहाँ पे। तो मैं देखा तो मतलब करीबन 100-150 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसको मारने के लिए, और वो घर में मतलब छिपा हुआ था। अगर जो बाहर नहीं गया तो लोग उसको जान से मार देते। ये लोग कौन है? ये किस तरह व्यक्ति हैं? ये लोग मतलब उपद्रवी प्रकार के व्यक्ति, उपद्रवी व्यक्ति हैं और ये नहीं चाहते कि मेरा जो ग्राम प्रधान हो वहाँ पे कोई अच्छा कार्य करे। अच्छा, इससे पूर्व में भी कई बार धमकी मिली, शिकायत मिल चुकी है। सीओ साहब पर शिकायत भी हुई थी 2 दिन पूर्व। जी सर, वहाँ पे कई बार शिकायत मिल चुकी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें। और सबसे बड़ी शिकायत आप पहले कहीं किए थे? हाँ, किए शिकायत पहले। कब किए थे? एक हफ्ते पहले मैं मतलब मेरा भाई शिकायत किया था। किससे किया था? CO साहब के यहाँ। और क्या कार्रवाई उसमें हुई थी? उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उससे क्या पहले भी धमकी मिल रही थी? जी हाँ, धमकियाँ मुझे क्या धमकी क्या देते हैं? धमकियाँ वही मिलती है कि तुम मतलब इस कास्ट के होकर के मतलब एक
जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं लोग कि तुम चमार जात के होकर के तुम मेरे गांव में प्रधानी करोगे, राजनीति करोगे आकर के। मतलब ये हम लोगों को मान्य नहीं है इस पे कि इस समाज में, वर्तमान समाज में, और इस समाज इतना ऊंचा चला गया है लेकिन फिर भी आज जातिवादिता बरकरार है। कल थाना जीयनपुर के ग्राम रसूलपुर में विकास कार्य के जांच हेतु एक टीम गई हुई थी। वहां जांच के दौरान दो पक्षों में आपस में मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसमें एक पक्ष की तरफ से थाने पर दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 307/22, धारा 34, 323, 504, 506 आईपीसी व 3110 SC/ST एक्ट व 325 का SC/ST एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी श्री संजय पुत्र छट्टू निवासी रसूलपुर हैं। इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित करके पाबंद भी कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई का कारण की जांच की जा रही है। मेन कारण विकास कार्यों की जांच के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना पाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में अधिकारियों की लाल फिताशाही के कारण आए दिन गौशालों में पशुओं की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी एक बार भी गौशाले का हाल लेने के लिए नहीं जा रहे। सठियाओं ब्लॉक में लाखों की लागत में बनी कान्हा गौशाला में 1 माह के अंदर एक बार फिर एक गोवंश की मौत हो गई। 2 मरनासन हालत में हैं। हालत यह है कि गौशालाओं में मरे पड़े गोवंश को हटाने वाला कोई भी नहीं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने के बजाय पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। लाखों की लागत से बने इस गौशाला की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी। गौशाला में पशुओं को रखा भी जाने लगा, लेकिन गौशाला में पशुओं की मूलभूत समस्याओं का अभाव है। बिना चारे पानी के ही गौशाले में पशुओं को छोड़ दिया गया। भीषण गर्मी में पशुओं को गौशाला के अंदर पानी भी नहीं मिल रहा है। चारे की बात तो दूर है, इसका नतीजा ये रहा कि गौशाला में पशु तिल तिल कर मर रहे हैं। करीब 1 माह पहले इसी गौशाला में 4 पशुओं की मौत हुई थी। बावजूद इसके गौशाला में इंतजाम सही नहीं किए गए, जिसका कारण ये रहा कि सोमवार को एक और गौवंश की मौत हो गई। वहीं 2 मरनासन की हालत में है। गौशाला में किस कदर कर्मचारी काम कर रहे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। पशुओं की मौत के बाद भी उन्हें गौशाला से नहीं हटाया गया। वहीं इस संबंध में विहिप के विभागाध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि जिले में किसी भी गौशाला की हालत ठीक नहीं है। आए दिन गोवंश चारे पानी के अभाव में मर रहे हैं। इसकी कई बार शिकायत डीएम और सीडीओ से की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कान्हा गौशाला में कुछ दिनों पहले भी मौत हुई थी। अब भी वहाँ पशुओं की दशा काफी दयनीय है। उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। वहीं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार किया है। गौशालाओं की तो बहुत ही दुर्दशा है। आजमगढ़ पूरे जिले भर में जितनी गौशालाएं बनाई गई हैं, जो गोवंश स्थल बनाए गए हैं, उसमें सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बड़े कड़े निर्देश हैं। लेकिन बावजूद उसके आजमगढ़ के जो पदाधिकारी लोग हैं वो बिल्कुल भी उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहाँ गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। न उनके खाने के लिए चारा ठीक से उपलब्ध है, न अन्य उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। गोवंश स्थलों की स्थिति ऐसी आजमगढ़ में दुर्दशा हुई है कि इतने गोवंश वहाँ मर रहे हैं। नित्य प्रति गौवें वहाँ काल को प्राप्त हो रही हैं और हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण बार बार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, मगर कोई अधिकारी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और ये जो अपने विकास सीडीओ महोदय हैं, इनसे भी कई बार ये कहा गया, जिला पंचायत अधिकारी के भी संज्ञान में लाया गया, जिलाधिकारी के भी संज्ञान में लाया गया, परंतु किसी को इसका कुछ कहीं कोई असर ही नहीं पड़ रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है, उनका कहीं से कोई पालन किया जाए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी कर्मचारियों से भी दान प्राप्त हो रहा है, समाज के लोगों से भी दान दिया जा रहा है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि किसी प्रकार की वहाँ कमी न हो, परंतु कुल होने के बावजूद गायें भूख से तड़प रही हैं, गर्मी में परेशान हैं, पानी तक नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। और ऐसी स्थिति हो रही है कि सायंकाल के बाद वहाँ ऐसा अंधकार, घटाघोप अंधकार छा जाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन गाय कहाँ पड़ी है, उसको क्या करना है। न कोई लाइट की व्यवस्था की जा रही है। बिजली विभाग को भी सूचित किया गया, वो भी आँख कान में तेल डाले बैठा हुआ है। ऐसी दुर्दशा आजमगढ़ में हो रही है कि हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि निकट में ही
सठियाओं के पास शाहगढ़ एक गांव है, वहाँ पे कान्हा गोवंश स्थल है। वहाँ अभी हम लोग गए थे, वहाँ हम लोगों ने देखा कि कई गायें मरी पड़ी हुई थी, ना उनको कोई उठाने वाला था, ना उनकी देखभाल करने वाला था, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए भी उन्हें कुछ नहीं दिया जा पा रहा है। ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है ये कान्हा गोवंश स्थल। और सीडीओ महोदय से भी कहा गया, वो भी कोई इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो लोग इसके लिए नियुक्त अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, मेरा उन सब से ये कहना है कि वो इसको अविलंब इस पर ध्यान दें और जो ये गोवंश हमारे मर रहे हैं इनकी सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था करें। ना वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, ना उनकी कोई सेवा की जा रही है। कितनी गायें मरी? अभी हर स्थल में 2-2, 3-3 गायें मरती चली जा रही हैं और नित्य दिन का ये क्रम बना हुआ है कि गर्मी से और भूख प्यास से उनकी मृत्यु हो रही है। अधिकारियों को आपने सूचना दी थी? अधिकारियों को बारंबार हम लोग सूचित कर रहे हैं। जो सीडीओ महोदय हैं, कोई उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो जिला पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने भी कोई इन बातों का संज्ञान नहीं लिया और उसका ये फल है कि आज भी गायें मरती चली जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दे को लेकर वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर तीखे व्यंग किए जा रहे हैं। आम आदमी की परेशानी देखी जा रही है। वैसे में वामपंथी दल लाल झंडे लेकर संयुक्त रूप से आम आदमी से जुड़े इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आंदोलन किए। भाकपा माले का कहना था कि बढ़ती महंगाई से लोगों पर अभूतपूर्व बोझ पड़ा है। पिछले वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70%, सब्जियों में 20%, खाना पकाने के तेल में 23% और अनाज की कीमतों में 8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कहा कि नित्य प्रयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रहे वृद्धि के कारण गरीब और मध्य वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, जिसके सीधे तौर पर जिम्मेदार केंद्र सरकार है। नेताओं ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के महंगे होने से हर चीज महंगी हो गई और ये वस्तुएं खरीदना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। राष्ट्रपति को नामित अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए उन्होंने मांग की कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सभी करों को वापस लिया जाए। कोटे के राशन पीडीएस में गेहूं वितरण को बहाल किया जाए। आयकर के दायरे से बाहर प्रत्येक परिवार के लिए 7,500 रूपये प्रदान किए जाए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए। मनरेगा आवंटन में वृद्धि हो। मनरेगा में काम की गारंटी हो। बेरोजगारी भत्ता लागू हो। सभी रिक्त पदों को भरा जाए। बिना पूर्व पुनर्वास के गरीबों को बेदखल न किया जाए। सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। पूरे देश में वामपंथी दलों ने महंगाई और बेतहाशा बढ़ती विस्फोटक होती बेरोजगारी के खिलाफ वामपंथी दलों का संयुक्त अभियान है। पूरे देश में 25 से लेकर के 31 तक अभियान चला है और जगह जगह प्रदर्शन करके जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई, केंद्र सरकार ने जो दाम बढ़ाए थे चुनाव के बाद उसमें कुछ कटौती जरूर कर दी डीजल पेट्रोल में, लेकिन हमने ये मांग किया कि सारे टैक्स घटाए जाए। राज्य सरकारों को भी अपना जो है टैक्स वैट जो है घटाना होगा, नहीं तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हर ज़रूरी चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। दूसरी तरफ विस्फोटक हालत में बेरोजगारी इस कदर पहुंच गई है कि इलाहाबाद जैसा केंद्र जो छात्रों नौजवानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, आज आत्महत्या के केंद्र में बदलता जा रहा है। तो अगर ये नहीं रुकी, इस पर नहीं रोक लगाया गया, तो श्रीलंका जैसी स्थिति भारत को भी 1-2 साल में आने में देर नहीं लगेगी, जो बेहद ही भयावह, बेहद ही खतरनाक होगा। सरकार कह रही है कि किसानों की और आम जनता के हित की है। अब ये जुमला है उनका, जैसे हर बात जुमले में बोलते हैं। किसानों का हित तो है कि डीजल सस्ता हो, किसानों का हित तो है कि उनकी उत्पादन की गई चीज़ें मार्केट में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त रेट में बिक जाएं, सरकारी खरीद हो जाए जो बहुत कम हुई इस साल। और आम जनता का हित इसमें है कि उनके नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को, हर घर के नौजवान को, हर आदमी को इतना काम मिले कि वह सम्मान सहित जिंदा रह सके और उतना उसको सम्मानजनक वेतन मिले। आज दोनों स्थिति में सरकार जो बोल रही है वो केवल अब है, आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं है क्योंकि उसके पास काम नहीं है और इसलिए आम आदमी आज भूखमरी के कगार पर पहुंचता जा रहा है, मध्यम वर्ग तक भूखमरी कगार पर पहुंचता जा रहा है और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध आज पूरे देश। कुंवर सिंह उद्यान पार्क में गलत स्थान पर एक और शौचालय बनाए जाने के विरोध में मंगलवार को भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को दिया गया। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पार्क में शौचालय की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले से शौचालय बना है, मूत्रालय भी है, जहाँ कभी सफाई तो होती नहीं। बावजूद उसके भी अगर आपको शौचालय बनाना है तो पार्क के कोने में नाली के पास शौचालय बनवा दिया जाए, जहाँ पर कम बजट में शौचालय बन जाएगा तथा पार्क की साफ सफाई भी बनी रहेगी। ज्ञापन में की गई मांग को नकारते हुए ईओ ने कहा कि हम नगर पालिका का है,
हम जहाँ चाहेंगे बनवाएंगे। एक शौचालय से पार्क नहीं खत्म हो जाएगा, इसका बजट आया है, हमें इसे लगाना है। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सब जनता का ही पैसा है, आपको भी जो वेतन मिलता है वो भी जनता के पैसे से ही। रही बात इस निर्माण की, तो हम इस निर्माण का विरोध करेंगे। जहाँ आप शौचालय बनवाने जा रहे हैं वो स्थान सही नहीं है। पैसा दुरुपयोग के साथ जनता की असुविधा और स्थान की कमी की समस्या का जनक बन सकता है ये शौचालय। इसकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों से करेंगे। ज्ञापन देने वालों में उमेश सिंह, गुड्डू, रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, अमित कुमार, धर्मवीर शर्मा, दिनेश, हिमांशु आदि शामिल रहे। आज हम लोग भारत रक्षा दल परिवार पत्रक दिए हैं ईओ साहब को कुंवर सिंह उद्यान के मामले में। कुंवर सिंह उद्यान में देखिए 2-2 शौचालय अगल बगल हैं। ये तीसरा शौचालय जहाँ योगा होता है और यहीं लोग टहलते हैं वहाँ बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा कि जो पुराने हैं उन्हीं को दुरुस्त करा दीजिए, बढ़िया करा दीजिए। तीसरे क्या हो सकता है, जब लोग टहल रहे हैं इसी का सौंदर्यीकरण कर दीजिए ना भैया, पेड़ पौधा लगा दीजिए, फूल बागान लगा दीजिए। ये शौचालय का दुरुपयोग माने केवल एक कमीशन का चक्कर इन लोगों का है कि जो है जब 2-2 शौचालय उसको क्यों नहीं सही करा रहे हैं। इसकी सुंदरीकरण हो। आम जनता के सहयोग से कुंवर सिंह उद्यान और भारत रक्षा दल परिवार सालों भर से लगा हुआ है। यहाँ देखिए सर सफाइया किया जा रहा है, ये झूला वगैरह लग रहा है, लेकिन इनको तो मना कर रहे हैं कि बड़े तल्ख आवाज में ईओ साहब कह रहे हैं कि नहीं बनेगा तो वहीं बनेगा। और आम जनता नहीं चाहती है और आम जनता के लिए हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग भारत रक्षा दल परिवार करेगा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व भाजपा के संभावित प्रत्याशी दिनेश लाल यादव आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अभी तक भाजपा ने टिकट की घोषणा नहीं किया है, लेकिन वह समझने आए हैं कि आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर विरोध में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों के पिछड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ के लोग सरकार के साथ नहीं चलते। भाजपा नेता दिनेश लाल नगर के हारियोद नगर हीरापट्टी स्थित एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर के आवास पर पहुंचे थे, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक व भाजपा नेता सुभाष पासी का जन्मदिन भी था, तो उन्होंने केक काटकर उपस्थित सभी लोगों का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर चेयरमैन ऋतिक जायसवाल व विशाल जायसवाल ने अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव को एक बार मौका दिया था, वे छोड़कर चले गए। कहा कि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वे जिले की नब्ज को पकड़ने आए हैं कि यहाँ के लोग चाहते क्या हैं, किसके साथ चलेंगे, सरकार या फिर विरोध में। उन्होंने कहा कि जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम चाहते हैं कि यहाँ से भाजपा जीते, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। अगर यहाँ की जनता सरकार के साथ जुड़ती है तो यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अच्छा काम है, वे अपना काम कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। वे सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे तो यह भी अच्छा रहेगा, क्योंकि महाराज जी की सरकार गरीबों की सरकार है। तो अखिलेश यादव अपना कर्म कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। तय करेगी कि क्या करना है, और जनता ने ही तय किया था, जैसा कि आपने बताया भी, कि एक अवसर दिया था अखिलेश यादव जी को, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब चुनाव होने जा रहा है तो अब जनता फिर से फैसला लेगी कि क्या करना है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाए, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर आजमगढ़ की जनता सरकार, ये आजमगढ़ के लिए फायदेमंद होगा। और इस बार जहां तक अगर मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं आजमगढ़ से चुनाव के पहले से मतलब 10 साल पहले से ही यहाँ से जुड़ा रहा हूँ, यहाँ लगातार मेरी शूटिंग होती रही है। यहाँ जो मेरे मित्र हैं संतोष श्रीवास्तव जी, और भी मेरे बहुत सारे जो कलाकार मित्र हैं, उनके सहयोग से मैं यहाँ 8-10 फिल्में पहले ही बना चुका हूँ, चुनाव लड़ने से पहले ही। तो आजमगढ़ से विशेष लगाव तो पहले से ही रहा। तो जहाँ तक अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजमगढ़ को कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी
10 की 10 सीटें सपा नहीं जीती है। इसके बावजूद अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है ये न किसी जड़ के लिए, न किसी गढ़ के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए, आजमगढ़ को इस बार कमल का बटन दबाना चाहिए अपने आजमगढ़ के। भाषण की बात कही तो आजकल उन्होंने अगर अपनी सीट छोड़ करके, आजमगढ़ सीट छोड़ करके और विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना उन्होंने अगर चुना है तो उसी के लिए चुना है उन्होंने कि वो विपक्ष में हैं और सवाल उठाएंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना भी चाहिए। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए वहाँ गए हैं, अच्छी बात है, उनको सवाल तो करना ही चाहिए। पर उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय महाराज जी की जो सरकार है, पहले 5 सालों में जो उन्होंने काम किया, अब जो दूसरा जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अगर ये सवाल पूछते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर ही काम होगा। हम लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है, गरीब खुश हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं और सरकार जो है वो अपना धर्म निभा रही है। सरकार के अभी तक तो चुनाव में नाम तो आया नहीं। हाँ, वही तो मैं भी आप लोगों से जानने के लिए आया हूँ कि आप लोगों का क्या मन है, क्योंकि हम लोगों का तो जो मन है वो तो हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि आजमगढ़ का मन क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो आप तो आजमगढ़ में ही हैं, हम तो बीच बीच में आते रहते हैं, तो आप बताइए कि आजमगढ़ के मन में क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो मध्यावधि का चुनाव हो रहा है इससे सरकार पे तो कोई असर पड़ना नहीं। इस सीट के हारने जीतने से ऐसा कुछ सरकार पे तो असर नहीं आएगा, पर इसके बावजूद आजमगढ़ क्या चाहता है, आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मन है, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर से वैसे ही सरकार के विरोध में रहना चाहते हैं, वो जानने के लिए हम आए। तो आप बताइए, आप तो यहीं पे हैं, लोगों का मन आप लोगों ने परखा होगा, जाना होगा, तो क्या चाहिए आजमगढ़ को, क्या चाहिए जी। अब हमसे पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव जीत के गए थे और जो हासिल हुआ है उसके बाद रह गई कि अब यहाँ थोड़ा सा एक मुद्दा ऐसा है जिसको अगर लोग समझेंगे, थोड़ा इमोशन को अलग रख देंगे और जब हकीकत जो है उस पर अगर आएंगे, जो आपने सवाल भी किया कि जो समस्याएं थी जहाँ की तहाँ रह गई, क्यों रह गई, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कुछ करें ना करें, वो आए ना आए, पर यहाँ के लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी समस्या समस्या ही रह जाएगी अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे कि हम आप ही को चुनेंगे, आप कुछ करें या ना करें। तो क्यों करेगा भाई आदमी? उस आदमी को अगर ये भय हो कि भाई अगर हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ की समस्या को नहीं सुलझाएंगे और हम समय के साथ नहीं चलेंगे, हम विकास नहीं करेंगे, तो लोग हमको नकार देंगे। जब इतना डर किसी भी नेता के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर होगा तो ही वो डरेगा और वो काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये आजमगढ़ को सोचने की जरूरत है कि भाई एक बार तो कम से कम बताना चाहिए आजमगढ़ को कि आप बीच में छोड़ के चले गए, हमने आपको चुना था, आपको मौका दिया था, पर आप छोड़ के चले गए, तो ये देखिए अब आपको छोड़ के हम लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जब ये होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए एक बार अपना दिखाने का, चूंकि सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी है, देश में भी है। तो अगर इन 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं करती है तो फिर 1.5 साल बाद चुनाव है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आजमगढ़ को सोचना पड़ेगा कि वो समस्याएं क्यों रह गई और अगर उसका समाधान करना है तो उनको क्या करना होगा, उनको अपना मन बदलना होगा। और हर बार जो ये चीज होती है, ये आजमगढ़ में भी मैं देखता हूँ, गाजीपुर में भी देखता हूँ कि ये हमेशा सरकार के विरोध में रहते हैं,
सरकार कांग्रेस की रहती है तो वो पता चलता है कि वो भाजपा में है, भाजपा की सरकार होती है तो सपा में है, सपा की सरकार है तो बसपा जीतती है। ये आजमगढ़ में भी होता है, ये गाजीपुर में होता है। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ और गाजीपुर के पिछड़ेपन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार के साथ नहीं चलते। पूरा देश जो चाहता है वो आपको भी चाहना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि देश किधर जा रहा है, देश क्या चाहता है, पूरा प्रदेश क्या चाहता है। पूरा प्रदेश एक तरफ और आप एक तरफ रहेंगे तो कैसे आपका विकास होगा? आपको भी तो उस सुर में सुर मिलाना पड़ेगा ना। जिधर पूरा प्रदेश चल रहा है आप भी चलिए। तो जैसे आज आप देख लीजिए बनारस, आप देख लीजिए गोरखपुर, जितना तरक्की किया है, जिस तेजी से तरक्की किया है, उस तेजी से आपका आजमगढ़ और गाजीपुर नहीं कर पाए। तो ये हम लोगों को सोचने का विषय है और हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग तो पूरी ताकत लगाएंगे कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, ताकि हम लोग सरकार के साथ में इसको जोड़ के और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब लेकर के आजमगढ़ में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के कटरा वार्ड के खत्री टोला मोहल्ले में सभासद विशाल श्रीवास्तव के अथक प्रयास के बाद मिनी ट्यूबवेल की बोरिंग का कार्य संपन्न हुआ। ट्यूबवेल की बोरिंग के दौरान कई अनियमितता देखने को मिली। करीब 5 लाख की लागत से मिनी ट्यूबवेल इस उद्देश्य से लगाया गया कि वार्ड वासियों को बेहतर पेयजल आपूर्ति की जा सके, लेकिन बोरिंग का कार्य होते एक बार फिर जलकल विभाग के जेई और ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी रवैये के कारण से मिनी ट्यूबवेल के कंप्रेसर का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके लिए एक बार फिर से सभासद विशाल श्रीवास्तव ने प्रयास किया। उनके प्रयास से कंप्रेसर का कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसमें भी मानक का पालन नहीं किया जा रहा। 36 से 40 घंटा कंप्रेसर चलना चाहिए, लेकिन 10 से 12 घंटे बाद ही ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा कि बोरिंग का पानी साफ हो चुका है। सभासद का आरोप है कि इसमें भी अनियमितता की जा रही है, मानक के विपरीत कार्य किया जा रहा है। मानक के अनुरूप कंप्रेसर नहीं चलने के कारण से आगे चलकर बोरिंग समय से पहले खराब हो सकती है। उनका कहना है कि शिकायत का संज्ञान जलकल विभाग नहीं ले रहा है। ट्यूबवेल है, ये पास हुआ था हमारे मोहल्ले में, खतीटोला मोहल्ले में। क्या शिकायत हो रही है? शिकायत का मतलब कुछ नहीं है, इसमें विभाग के जेई और अधिकारियों की लापरवाही चल रही है और इसमें कोई शिकायत नहीं है। इसमें जैसे इसको कंप्रेसर मौके पे चल रहा है यहाँ पर, और कंप्रेसर मेरे जानकारी में 36-40 घंटा चलना था, तो मौके पे कल 4 बजे ये चालू हुआ हमारे समय में। 4 बजे जब स्टार्ट हुआ तो 20 मिनट चलने के बाद इनका मोटर जल गया, जो भी था वो जल गया। फिर उसके बाद रात में 12 बजे चला, 3:30 बजे तक चला, फिर बंद हो गया। फिर सुबह 8 बजे से चला और चल रहा है अभी लगातार चल लगातार नहीं, रुक रुक के भी चलना चाहिए 36 घंटा। इनके हिसाब से 24 घंटा चल चुका है, जो कि अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा नहीं हुआ है। एकदम पूरी तरह से जलकल पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है और जनता के साथ पूरा छलावा कर रहे हैं लोग। कंप्रेसर जैसे हमारे अभी मेरे देखने में ये 300-350 चला रहे थे। जब मैं आया हूँ, जब 5 मिनट बाद आप आए हैं, तो ये धीरे से कंप्रेसर को 400-450 कर दिए हैं। अब नुकसान फ़ायदा तो यही बताएंगे। देखिए आपके आते ही भाग गए हैं सब उधर, ये आ नहीं रहे हैं सामने, सही जानकारी वही दे आए। नहीं तो बहुत दिन से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। हम जितना चलवाएंगे, हाँ हम जितना बताएंगे उतना चलाएंगे, जितना बताएंगे उतना चलाएंगे। हमको बताया नहीं गया है। कल ही तो भी आए। अभी तो नहीं लगातार तो नहीं चला, अभी तो कल आया तो बिगड़ गया गाड़ी है। 12 बजे नहीं, 11:30 बजे, 11:30 बजे तो हम लोग गाड़ी बन गया गाड़ी, वहीं 12 बजे लगभग चालू हुआ था। कंप्रेसर हम लोग चेक किया है नहीं, जब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। 4.5 kg मानक है कि कब तक चलेगा, ये कब तक साफ होगा पानी साफ हो गया है। 10-12 घंटा हुआ है। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में सारथी सेवा संस्थान के द्वारा आजमगढ़ बड़ादेव स्थित हनुमान मंदिर पर तीसरे बड़े मंगल प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन प्रत्येक मंगलवार की तरह आज किया गया। संगठन के लोगों ने साथ ही पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ के उपरांत भंडारे का शुभारंभ किया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया।
संगठन के सभी साथियों ने पूरे भक्तिमय होकर भंडारे में लोगों का स्वागत भी किया। कार्यक्रम भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। संगठन के सचिव विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को ऐसे ही भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और हनुमान भक्तों में प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। कैप्टन आशीष सिंह ने कहा कि ऐसा आयोजन वास्तव में समाज को एक नई पहचान देगा और हम लोग पूरी टीम का सहयोग करते रहेंगे। साथ ही सारथी सेवा संस्थान के युवाओं को धन्यवाद, जो आप ऐसे आयोजन लगातार कर रहे हैं। मैं सदैव संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। साथ ही अन्य युवाओं को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पवन सिंह सम्राट, ऋषभ राय, अश्विनी सिंह, सौरभ सिंह परमार, ऋषभ पांडे, गोलू गुप्ता, संतोष सिंह, धर्मवीर चौहान, कुंवर सिंह, पिंटू राय, आनंद राय, आलोक राय, सोनू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सार्वजनिक पोखरी मौजा हुसैनगंज थाना सिधारी में किए जा रहे अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण को रोकने के संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि हुसैनगंज की आबादी के बीच में सार्वजनिक प्रयोजन की पोखरी नंबर 139 स्थित है, जिसमें ग्राम वासियों के नापदान व बरसाती पानी बहकर जाता है और उक्त पोखरी का उपयोग सार्वजनिक रूप से ग्राम वासियों द्वारा पशुओं को पानी पिलाने व सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है, जिस पर बिना किसी अधिकारी व स्वामित्व के ग्राम के कुछ मनबड़ व दबंग किस्म के भूमाफियाओं द्वारा पोखरी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके कब्जा किया जा रहा है। मना करने पर वो लोग नहीं मान रहे, बल्कि ग्राम वासियों से झगड़ा फसाद करने पर आमादा हो जाते हैं, जिससे मौके पर सार्वजनिक प्रायोजन की पोखरी की अराजी पर किए जा रहे अवैध कब्जा व अतिक्रमण को लेकर मौके पर तनाव की स्थिति पैदा होने के साथ साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस दौरान ग्रामीणों ने अवैध कब्जा व अतिक्रमण को हटवाने की मांग की, ताकि समस्त ग्राम वासियों के नापदान का पानी एवं बरसाती का पानी सुचारू रूप से निकल सके। मामला है ग्राम हुसैनगंज का नाली विवाद से, जिससे गांव के कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी पोखरी में नाली बहाने से। ये नाली लगभग हमको लग रहा है कि 25-30 साल पहले से, मतलब हम लोग को याद नहीं हुआ कब से नाली बह रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आप लोग जो है सरकारी नलकूप जो जाता है ट्यूबवेल की नाली, उसमें आप लोग पानी बहा रहे हैं, लेकिन प्रधान जी द्वारा अब तक जो भी प्रधान रहे होंगे ये नाली उसमें ही बहाती आई है। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि पहले ये पता चले कि हमारी नाली इसके पहले कहाँ बहती थी, या ये पोखरी है जिसमें लोग अवैध कब्जा बना के रखे हुए हैं और अपने खेत बढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो जाए कि हम लोग नाली की बहाना कहाँ है। वही पोखरी पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। पोखरी को कब्जा कर लिए हैं उन लोगों ने और उल्टा हम लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेन लेके डाले हैं कुछ लोगों के प्रति जो है, जिसमें से चिन्हित 4-5 लोगों को किया गया है। अब बहता जिसमें लगभग 25-50 लोगों घर का नाली पानी बहता होगा, या 200 लोग कह सकते हैं पानी बहता उनका। क्या चाहते हैं? चाहते कुछ नहीं, बस सरकार हमें ये बताए कि हमारी, या डीएम साहब बताएं या गांव का मुखिया बताए कि हमारी नाली कहां तक है और हमें बहाना कहां है पानी, हम लोग का रास्ता कहां है, पोखरी कहां है, ये तो स्पष्ट हो जाए एक बार। जितने कब्जे वो हटा दिए। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं: ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर,
फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।